स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन। वो दोनों चैप्टर हम डिस्कस कर चुके। यूनिट फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, यूनिट सेकंड हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, और उसके बाद यूनिट थर्ड आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ से क्या आया? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नाम कहाँ से आया? तो इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे हमने 11th के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। 11th क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशन के अंदर जब पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आप सभी जानते हैं क्या? कि अर्थ के अराउंड जो स्पेस है, जहां तक ग्रेविटी इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां तक कोई बॉडी अर्थ की तरफ खींच सकती है, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से वर्ड बॉडी, यदि कोई बॉडी बाहर चली गई तो वापस अर्थ पर आएगी नहीं। इसी तरह से किसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस था, ये भी हमने डिस्कस किया था, हमने उसे क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वो क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड स्पेस ले लो। मैग्नेट आपने देखी होगी इस तरह से, जैसे नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, इस तरह से। तो मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है, या किसी भी वायर जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड जो स्पेस है, हम उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहां से? द स्पेस around a current carrying the space around a current carrying wire or a magnet, या किसी भी मैग्नेट के अराउंड, in which magnetic effect can be experienced, अनुभव किया जा सके, उस स्पेस को हम कहेंगे इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या समझ आया? कोई भी वायर लो और उसके वायर के अंदर क्या फ्लो करवाओ? करंट फ्लो करवाओ। या कोई भी मैग्नेट ले लो, उसके अराउंड जो स्पेस होगा, हम उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे मैं क्या लेके चलूंगा? करंट कैरिंग वायर। इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ओरस्टेड ने, और उसी के नाम से पढ़ते हैं हम ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि एक वायर ले ली। सपोज ये एक वायर ले ली, ये वाली वायर ली, ए बी एक वायर है, या एक्स वाई मान लो। एक्स वाई एक स्ट्रेट वायर है, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। यहां पे मैंने बैटरी लगाई और ये की लगा ली। ये की है और ये बैटरी है, और एक मैग्नेटिक निडल, जो कंपास निडल हो सकता है, आपने देखी भी हो, जिसके ऊपर पास क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो डायरेक्शन बताता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से लिखते हैं। तो मैग्नेटिक निडल ने उस मैग्नेटिक निडल को इसके पास रख दिया। हमने ये क्या ले लिया? एक मैग्नेटिक निडल। ये है मैग्नेटिक निडल, इसके पास रख दिया। अब जैसे इस की को हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। जैसे की को प्रेस करेंगे, एक्स वाई वायर के अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आइस के अंदर क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया। अब करंट फ्लो हो गया तो इसके अराउंड जो स्पेस है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट फ्लो होते ही एक्सपेरिमेंटली ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस इसकी जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी। पहले क्या थी? सीधी थी मैग्नेटिक निडल, अब क्या हो गई? इस तरह से हो गई, डिफ्लेक्ट हुई ना। इसका मतलब इसके अराउंड क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसी वजह से, क्योंकि जब तक की प्रेस नहीं की थी हमने, इस वायर के अंदर करंट फ्लो था ही नहीं,
और जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं था तो इसके अराउंड कुछ नहीं था, मैग्नेटिक नीडल क्या थी, सीधी थी। अब जैसे इस वायर के अंदर करंट का फ्लो हो गया, मैग्नेटिक नीडल इस तरह से आ गई। अब यदि वायर के अंदर करंट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल उधर चली जाएगी, वो रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमें ये पता चला, ऑरस्टेड ने ये बताया कि एक वायर ली XY, उसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और एक की लगाई। जैसे की को हमने प्रेस किया, की को प्रेस करते ही XY वायर के अंदर क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया, और करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसके अराउंड क्या आ गया, इस के अराउंड जो स्पेस आया उसे हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। आप इसको लिखना चाहें लिख लेना, सपोज XY be a straight wire connected with a battery and a key. A magnetic needle is placed near the wire. When the key is pressed, the current starts flowing in the wire. So the magnetic needle gets deflected, which shows the presence of magnetic field around the current carrying straight wire, which shows the presence of magnetic field around the current carrying स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा। हालांकि इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आगे मतलब समझने के लिए आप ये नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके अपने क्या नोट्स साथ साथ बनाते रहना। ओके, तो ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट था। अब ये नीडल इधर ही क्यों गई, ये भी समझने वाली बात है। ये जैसे ये अपने आप को इस तरह से अपने आप को स्ट्रेट खड़ा कर लेना, कैसे, स्ट्रेट वायर की तरफ, और अपने लेफ्ट, ठीक है। ये निडल इधर ही क्यों गई, इसका ध्यान करने के लिए अपने आप को स्ट्रेट वायर के पास खड़ा कर लो, ठीक है। और कहा, लेग्स टू हेड, नीचे लेग्स टू हेड करंट फ्लो कराओ। जैसे मैंने इस तरह से खड़ा कर लिया अपने आप को, लेग्स टू हेड करंट फ्लो कर रहा है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाओ। जैसे आदमी स्विम करता है, तो स्विम करता है तो उसी के ऊपर एक रूल है इसका, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान लो ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और यहां पे आदमी जब तैरता है तो आप समझते ही हैं, अपने पेट के बल, क्या पेट के बल आदमी क्या करता है, लेट जाता है, किस पे, पानी पे, और हाथों और पैरों को इस तरह से करता है। तो पेट के बल लेटाना है, ये कोई भी मैन बनाना, ये लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड, ये लेग्स हो गई, ये हेड हो गया। तो इस तरह से स्विम कराओ कि करंट ऐसे जाए तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ निडल क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट होगी। ये निडल यहां पे बना रहा हूं, ये जो निडल है ये टुवर्ड्स इज लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे, इमेजिन ए मैन, मान लो, इमेजिन कर लो, इमेजिन ए मैन स्विमिंग
Imagine a man swimming along the wire in the direction of flow of current. Along the wire in the direction of flow of current. His face towards the needle. उसका जो फेस है वो निडल की तरफ हो. His face towards the needle. Then जो नॉर्थ पोल है निडल का वो किधर जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा. Then the north pole of needle deflect towards his left hand. लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. यह इसको बहुत ही आसान तरीका है याद करने का. स्नो से याद रखना. हालांकि ये कोई रूल नहीं है, बस ये याद करने का तरीका है. मान लो इस तरह से है, स्ट्रेट वायर है, साउथ टू नॉर्थ. ये लिया मैंने. ऐसे कैसे, ऐसे ही लिखते हैं प्लेन के अंदर. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही लिखते हैं. साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है किसी वायर के अंदर, तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट. इफ करंट फ्लोइंग इन द वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एस का मतलब हो गया साउथ, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देन निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. ये ध्यान रहे, वेस्ट की तरफ. अब एक बात बताओ, यदि नॉर्थ से साउथ आए तो किधर चली जाएगी, ईस्ट की तरफ. ऑब्वियस, ईस्ट से वेस्ट रखेंगे और तब करंट फ्लो कर रहा है तो किधर चला जाएगा, साउथ की तरफ. वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो किधर चला जाएगा, नॉर्थ की तरफ. ये हमें पड़ेगा. ठीक है, तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल है. इसकी निडल की डायरेक्शन पता करने के लिए कि निडल किधर डिफ्लेक्ट होगी. अपने आप को लेटा वायर के अलोंग और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन कर दो निडल का. ये एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर बताता है. या इस रूल से बताओ, कौन से रूल से, स्नो से, कि किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, इस स्नो की हेल्प से आप क्या बता देंगे, इस निडल का डिफ्लेक्शन बता देंगे. हालांकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम आगे पढ़ेंगे. राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ये बताया था. इस रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे. ठीक है, ओके. अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूला, ये फोर्स का फॉर्मूला हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, वैल्यू बताएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. इस टॉपिक के अनुसार हम पढ़ेंगे कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी. ये ध्यान रखना कि जो स्टैटिक चार्ज है, चार्ज यदि रेस्ट पे है तो वो केवल और केवल क्या प्रोड्यूस कर सकता है अपने अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक चार्ज मोशन में नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण आ रही है, करंट कैरिंग वायर के अराउंड आ रही है. तो करंट कब फ्लो होगा वायर के अंदर, जब चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे. तो चार्ज का मोशन जरूरी है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए. मान लो हमने ये लिया x, y और z स्पेस लिया. यहां पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया. मान लेते हैं हम x, y, z हमने लिया और प्लस क्यू चार्ज को यहां पे रख दिया O पॉइंट के ऊपर. इसको मूव कराएंगे. सपोज मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने किधर, y एक्सिस में. ये अभी बता देंगे इसी टॉपिक के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. और ये आपने इसके अंदर भी पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर भी. मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन है इसके पास. यहाँ O पॉइंट के पास ऊपर कर दिया. मैग्नेटिक फील्ड ले लिया अलोंग y एक्सिस.
और v वेलोसिटी से प्लस q चार्ज को एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करा दिया, इस मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब फोर्स क्या होगी? तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी किस किस पर? v के दो कंपोनेंट बना लेना, इधर आ जाएगा कौन सा? v cos थीटा, इधर आ जाएगा कौन सा? v sin थीटा। जानते क्योंकि ये x इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ये इस तरह से है, ये x ऐसे है, ये आपको 90 डिग्री दिख रही ना, बट ये 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे x, जैसे कोई भी कॉर्नर पे हम जाएं तो ये एक हो गया क्या? एक x एक y और एक ये क्या हो जाता है? z, इस तरह से। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर v वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने एंगल बना दिया थीटा, मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, v cos थीटा और क्या? v sin थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, ध्यान, मैग्नेटिक फोर्स F डिपेंड्स अपॉन, ये आप लिख लेना कि सपोज ए चार्ज पार्टिकल Q मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख भी देता हूं, सपोज ए चार्ज पार्टिकल प्लस Q मूविंग with velocity v in xy plane making angle theta with the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा क्या होगी? फोर्स होगी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स। दूसरा कंपोनेंट ऑफ, पहला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा कंपोनेंट ऑफ V sin थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा तो फोर्स होगी नहीं, ये इस फार्मूले से आएगा इसके जस्ट बाद। तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहे ये क्या हो गया? फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डिपेंड्स अपॉन V sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन फैक्टर्स पे ये फोर्स डिपेंड करेगी। तीनों को मिला दो, कंबाइनिंग ऑल दिस, तो क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रपोर्शन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, K QVB sin थीटा। K की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ K की वैल्यू क्या? 1 होती है। तो अब अपना जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, F इज इक्वल टू, तीनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो ये आया, K की वैल्यू 1 पुट कर दी, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। देखना, चार्ज स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो आप ये जानते हैं A क्रॉस B किसके बराबर? AB sin थीटा, AB sin थीटा। तो यहां से F वेक्टर क्या आ जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर टू द स्टार्ट, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V वेलोसिटी V वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो इस चीज का ये ध्यान रखना, ये राइट हैंड थंब रूल के अंदर हम जानते हैं, इसके जस्ट बाद हम लिखवा देंगे इसको। तो F वेक्टर हमारा क्या आ गया? Q इंटू V क्रॉस B। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसे एक नाम और देते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? टोटल, अभी हम इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे नाम देते हैं इसको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो क्या फॉर्मूला आया? Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका? फोर्स का। अब हमें डिफाइन करना है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? B इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहूं तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F अपॉन Q
इंटू वी और साइन थीटा। ये बी की वैल्यू आ गई। डिफाइन कैसे करोगे, डेफिनेशन कैसे दोगे कि इफ क्यू की वैल्यू 1 कूलम लूं, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड ले लूं और थीटा 90 ले लें तो बी किसके बराबर आ जाएगा, एफ के। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स कब, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, और कहां मूव करे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस केस के अंदर हम इसे डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, डेफिनेशन यहां से आप लिख दोगे इसकी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दो, इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स when 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। यहां से मैग्नेटिक फील्ड की अपने पास ये डेफिनेशन आई। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी क्या, पी का फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इसकी यूनिट ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टी से लिखते हैं कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। दूसरी सीजीएस सिस्टम में गॉस, गॉस इन सीजीएस सिस्टम। दोनों का रिलेशन लिख देता हूं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, या 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो यहां से 1 टेस्ला इज इक्वल टू हमने पता किया कि 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, या 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। 1 टेस्ला को भी यहां से डिफाइन कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, यहीं से लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला कब, जब फोर्स की वैल्यू 1 हो जाए। इफ 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स, इफ 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स experienced या produced when 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। यहां से 1 टेस्ला की डेफिनेशन आप ये लिख लेंगे, इसकी 1 टेस्ला की। इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन क्या, इसकी डायरेक्शन हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूं। पोज कर दें। क्वेश्चन आपके पास है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड वेलोसिटी दे रखी है, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो यहाँ पे लिखते जाना आप क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी पता चल गई, v बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में बदल लो तो यहाँ से 3 आएगा, 4 ये पहले है, 7 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला, और ये ध्यान से सुन लो, साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। और मैग्नेट वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कहाँ इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड, ऐसे ही है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, वेलोसिटी ये हो गई, तो थीटा कितना हो गया पता चल गया आपको, 90 डिग्री। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, 2He4। हीलियम जो है वो एक्ट्स एज एन अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 2 है, 2 और इंटू ई,
ई की वैल्यू जानते हैं, कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला आपके पास है QVB sin थीटा, ये आप खुद सोल्व कर लेंगे। क्यू की वैल्यू दे रखी है, आ गई अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला हो गई, थीटा 90 sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, और वेलोसिटी दे रखा है। न्यूटन के अंदर ये आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा न्यूटन, ये आप खुद सोल्व करेंगे।